Hello my dear students, welcome to online learning platform of Jay Mechanical by Roshan sir as well as Polytechnic Academy। आज हम लोग मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 1 डेट इज इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स क्या कर रहे हैं, इसका सिलेबस शुरू कर रहे हैं बाबू। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस जो यूनिट नंबर 1 है डेट इज इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, केवल आप इसको एक यूनिट मत समझना। आपको देखने में लगेगा कि सर टोटल 5 यूनिट में केवल एक यूनिट है डेट इज इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। ये केवल एक यूनिट नहीं है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट की तरह है बाबू। ये अपने आप में एक तरीके से मैकेनिकल वालों के लिए हार्ट की तरह बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग का दिल कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हम लोग को ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर दिल में अगर कोई खराबी अगर आ गया, अगर दिल काम करना बंद कर दिया तो आप जी नहीं सकते। उसी तरीके से ये जो यूनिट नंबर 1 जो है डेट इज इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, अगर इसमें अगर आपका पकड़ कम हुआ, इसका मतलब कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे आपका पकड़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इस यूनिट के अंदर जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, वो एक तरीके से अमृत है। अमृत बोलने के बाद अगर एक भी सब टॉपिक अगर इस यूनिट के अंदर अगर आप छूटा, इसका मतलब क्या कि आपका उसी रेट से आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पकड़ कम होते जाएगा और आप एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। और आप जो ख्वाब लेकर चले हैं डिप्लोमा कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कि डिप्लोमा करने के बाद हम एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब को ले ले, तो आपका वहाँ पे आपका जो सपना है वो सपना में हो सकता है कि कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, इससे रिलेटेड इसमें जो कुछ भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सब का आपको एप्लीकेशन दिखेगा। वो चाहे हम यूनिट नंबर 2 का बात करें या इसी सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 3 का बात करें या आपका इसी सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग 1 में जो कुछ भी पढ़ना है, साइकिल के बारे में, आईसी इंजन के बारे में पढ़ना है, वो सब में इस यूनिट में जो कुछ भी सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो सब का एप्लीकेशन आने वाला है। साथ साथ इसका एप्लीकेशन आपको अगर बोले तो सेमेस्टर 4 में आपको थर्मल इंजीनियरिंग 2 सब्जेक्ट मिलेगा, वहां पे कंप्लीट एप्लीकेशन इसी यूनिट का मिलने वाला है। साथ साथ उसके बाद अगर 5वां सेमेस्टर जाइएगा तो वहां आपको आरएससी मिलेगा, हीट एंड मास ट्रांसफर मिलेगा, किन्हीं लोग को पावर प्लांट इंजीनियरिंग मिलेगा। तो सभी सब्जेक्ट में आपको इसी का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप इस यूनिट को एक यूनिट की तरह मत देखना, ये समझना कि आपका एक बोल सकते हैं कि एक मैकेनिकल वालों के लिए एक हार्ट के रूप में इसको समझना। और अगर आप हार्ट के रूप में, अगर दिल के रूप में अगर आप इसको लीजिएगा तो एक दिल को अच्छे तरीके से क्या सुरक्षित रखना पड़ता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। उसी तरीके से आप इस यूनिट को अच्छे तरीके से क्या करना होगा, पढ़ना होगा। क्योंकि ये यूनिट केवल इस सेमेस्टर या इस सब्जेक्ट के लिए केवल नहीं है, ये यूनिट का इंपॉर्टेंस आपको इसी सेमेस्टर में दूसरा जो सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग 1 का बात करें या हाईएस्ट सेमेस्टर में आने वाले सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट मिलेगा, चाहे वो थर्मल इंजीनियरिंग 2 का बात करें या हम बोल सकते हैं पावर प्लांट का बात करें, आरएससी का बात करें, ये सभी सब्जेक्ट में इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। साथ साथ अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब का अगर ड्रीम, अगर सपना लेकर चले हैं तो सपना को पूरा करने में आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। जैसे कि मान लो कि आपको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, और अगर वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर मजबूत बनाना है तो सबसे पहला काम क्या कि उसका जो बेस, जो फाउंडेशन होता है उस बिल्डिंग का, उसको सबसे पहले क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप ऊपर कितना भी अच्छे क्वालिटी का मटेरियल लगा लो, कितना भी अच्छे मिस्त्री से आप बनवा लो, वो
बिल्डिंग क्या हो सकता, मजबूत नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगर आप एक बार अगर आप इस यूनिट को अच्छे से नहीं पढ़ाई किए तो आगे चलकर आप कुछ भी कर लीजिए उस सब में आपको पकड़ क्या होगा, कमजोर होते जाएगा। इसलिए इस यूनिट को अच्छे से क्या करना बाबू, देखना है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 लेकर आए। तो नाम ही क्या बाबू, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब सबसे पहले आज के लेक्चर में बात करेंगे दैट इज क्या कि व्हाट डू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स तो एकदम सिंपल भाषा से लेकर हाई लेवल पे चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स को हम 2 कलर में लिखे हैं। पहला थर्मो लिखे हैं जो कि येलो कलर से लिखे हैं, और दूसरा क्या है बाबू, डायनेमिक्स जो कि ग्रीन कलर से लिखे हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स को हम 2 पार्ट में तोड़ दिए हैं। एक है थर्मो और दूसरा क्या बाबू, डायनेमिक्स। एक क्या बाबू, थर्मो और दूसरा क्या बाबू, डायनेमिक्स। इसका मतलब इस थर्मोडायनेमिक्स को हम 2 पार्ट में तोड़ दिए। एक क्या बात किए बाबू, थर्मो का बात करें। किसका बात करें, थर्मो। क्या बोलते बाबू, थर्मो प्लस प्लस क्या है, डायनेमिक्स। क्या है बाबू, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स। अब जरा बात समझना सर, ये जो डायनेमिक्स जो वर्ड है ये कुछ सुना सुना लग रहा है सर, सही पकड़े हो चमन। ये डायनेमिक्स जो वर्ड है ये आप सही इसमें सुने। आप सेकेंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के तहत आप देखेंगे वहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स जब पढ़े होंगे, आपको रोशन से पढ़ाए होंगे, तो वहां पे आप सुनोगे कि एक स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, और यहीं पे काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स को ही डायनेमिक्स बोल सकते हैं। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है बाबू, तो डायनेमिक का मतलब ही क्या होता है, पावर। डायनेमिक का मतलब क्या होता है बाबू, अगर डायनेमिक को और सिंपल भाषा में समझें तो डायनेमिक को हम क्या कह सकते हैं बाबू, पावर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पावर। और पावर क्या है, पावर क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम है। पावर को हम क्या लिख सकते हैं, पावर को हम लिख सकते हैं वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बाबू। इसका मतलब क्या, और वर्क क्या है, वर्क क्या है, एक तरीके से क्या है कि फोर्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन है विथ डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात हो रहा है, मतलब मूवमेंट का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, वर्क क्या है, मैकेनिकल कहते हैं वर्क क्या है। इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ कार्य किए, मतलब किसी बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस किए हैं, और उसको डिस्प्लेस करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा बाबू, होगा। इसका मतलब एक तरीके से मूवमेंट का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, मूवमेंट का बात कर रहे हैं। अब मूवमेंट का जब भी बात होगा इसका मतलब क्या, पोजीशन क्या करेगा बाबू, चेंज करेगा। पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। चलिए सर, डायनेमिक्स में तो समझ में आ रहा है कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है, पावर होता है। और पावर को अगर और ब्रेक करे थे क्या, वर्क पर यूनिट टाइम होता है। इसका मतलब एक वर्क हमको समझ में आया सिंपल भाषा में। एक हम बात किसका कर रहे हैं, वर्क का बात कर रहे हैं। और ये हम और इसको समझेंगे, वर्क को और हम आगे चलकर पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। दूसरा बात, एक है थर्मो वर्ड। थर्मो को बोल सकते ग्रीक वर्ड में थर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, थर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्मी कहा जाता है। और थर्मी का मतलब होता है हीट। क्या होता है, अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हीट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हीट कहते हैं। इसका मतलब क्या, थर्मोडायनेमिक्स में 2 वर्ड है। थर्मोडायनेमिक्स को अगर सिंपल भाषा में तोड़े तो 2 वर्ड है, एक हीट है और दूसरा क्या बाबू, वर्क है। एक हीट है और एक किसका बात करें बाबू, वर्क का बात करें। वर्क बोलने का मतलब क्या कि हम डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं। किसका बात करें, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा होगा। और अगर हीट का बात करें तो ड्यू टू वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर का बात करें। ड्यू टू वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर का बात करें, चाहे आप हीट का बात करिए या वर्क का बात करिए, दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बाबू, फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। मतलब यहां पे क्या हो सकता है कि कभी कभी
कभी कभी हम लोगों को इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में हीट से वर्क में कन्वर्जन करना पड़ता है, या कभी कभी वर्क से हीट में कन्वर्जन करना पड़ता है। जरूरत है, हम लोग का डिमांड है, हम लोग का रिक्वायरमेंट है कि कभी कभी हीट से वर्क का बात करते हैं या वर्क से क्या करते हैं बाबू, हीट का बात करते हैं। और अभी बोले कि हीट और वर्क दोनों एक तरीके से क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो मतलब क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बोलने का मतलब क्या, हीट से वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वर्क से हीट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब दोनों तरीके से पॉसिबिलिटी है। अरे भैया, तो कोई ना कोई तो डिवाइस होगा, कोई ना कोई तो इक्विपमेंट होगा जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है या वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैकेनिकल में उस डिवाइस का नाम कहलाता है, एक कहलाता है हीट इंजन और दूसरा कहलाता है हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। क्या कहलाता है बाबू, हीट इंजन, दूसरा क्या कहलाता है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर कहलाता है। इसका मतलब अगर हीट से वर्क में कन्वर्जन हुआ है, हीट से वर्क में कन्वर्जन हुआ है, तो उस डिवाइस का नाम क्या कहलाएगा बाबू, हीट इंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, हीट इंजन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, हीट इंजन। इसका मतलब क्या, हीट से वर्क में कन्वर्जन हुआ है तो हीट इंजन कहलाएगा। और अगर वर्क से हीट में अगर होगा तो उसको कहेंगे हीट पंप कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, हीट पंप कहेंगे। क्या कहेंगे, हीट पंप या और रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू, रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू, रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं। उस डिवाइस का नाम क्या कहलाएगा, रेफ्रिजरेटर कहलाएगा। इसका मतलब क्या कि सबसे सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो थर्मोडायनेमिक्स में दो वर्ड है, एक है थर्मो और दूसरा क्या बाबू, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब ही क्या होता है, पावर। और पावर को अगर और सिंपल भाषा में लिखे तो वर्क पर यूनिट टाइम। और थर्मो को ग्रीक वर्ड में थर्मी कहा जाता है, और थर्मी का मतलब क्या होता है बाबू, हीट होता है। मतलब क्या कि हम लोग को इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में कभी कभी हीट से वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है और कभी कभी वर्क से हीट में ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसके कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस तो होगा ना, क्योंकि ऐसे ही तो हम लोग हीट से वर्क या वर्क से हीट में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस लाने का कोशिश तो करेंगे ना, करेंगे बाबू। तो ये जो चेंजेस जो आ रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, तो ये सब का जो स्टडी करते हैं जिस ब्रांच के तहत, उस ब्रांच को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं बाबू, थर्मोडायनेमिक्स। तो आगे सिंपल भाषा में समझ में आ गया, वह डिवाइस जो कि हीट से वर्क में कन्वर्ट करता हो उसको हीट इंजन कहते हैं, और वह डिवाइस जो वर्क से हीट में कन्वर्ट कर रहा है उसको हीट पंप या रेफ्रिजरेटर कहेंगे। दोनों का थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, ये हम आगे समझेंगे। चलिए अब इसी को हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेकर क्या करते हैं बाबू, समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर क्या करते हैं बाबू, समझते हैं। जैसे कि आपके सामने क्या दिख रहा है, कार दिख रहा है। अगर इस कार को मूव करना है तो इस कार को मूव करने के लिए पावर रिक्वायरमेंट होगा, डेट इज टॉर्क का जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा बाबू। और अगर इस कार को मूव करना है तो इसको मूव करने के लिए क्या चाहिए बाबू, पावर चाहिए बाबू। क्या चाहिए, पावर चाहिए। इस कार को पावर कहां से मिलेगा, इस कार को पावर हमको मालूम है कि यहां पे एक इंजन होता है, यही इंजन के द्वारा पावर डेवलप होगा और उसी पावर को यूज कर कर ये क्या कार क्या करेगा, मूव करेगा। अगर आप इस इंजन को अगर आप खोलिएगा, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें हम समझ सकते हैं क्या कि इस इंजन का अगर अंदर स्ट्रक्चर को अगर देखिएगा तो एक कहलाता इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पिस्टन सिलेंडर। क्या होता है बाबू, पिस्टन सिलेंडर। क्या होता है बाबू, पिस्टन सिलेंडर। ये पिस्टन सिलेंडर बार बार ये टर्म आएगा, ये पिस्टन सिलेंडर बार बार टर्म आएगा। इसको समझते हैं पिस्टन होता क्या। अभी बेसिक समझिए कि मान लो कि पेट्रोल इंजन गाड़ी है ये, तो होता क्या है कि फ्यूल के रूप में पेट्रोल लिए, कार्बोरेटर में क्या होता है, कार्बोरेटर में कि फ्यूल और जो एयर है
हमको मालूम है कि कोई भी फ्यूल को जलाने के लिए आपको क्या चाहिए बाबू, एयर चाहिए, एयर चाहिए। तो फ्यूल और एयर का मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग होने के बाद एक बनता है एयर फ्यूल मिक्सचर, AFM, कार्बोरेटर के थ्रू आता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस फ्यूल का सक्शन होता है, कुछ प्रोसेस होता है, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस होता है, हम आगे चलकर समझेंगे, अभी बेसिक बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फ्यूल का सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, और यहाँ पे इस फ्यूल का कंबशन हो रहा है। फ्यूल का जब कंबशन होगा तो एक तरीके से हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होगा बाबू, रिलीज होगा। हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। जब हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रिलीज होगा तो ये एक मेंबर है जो कि ऊपर नीचे कर रहा है कि नहीं कर रहा बाबू, ऊपर नीचे क्या कर रहा, मूव कर रहा। जो मेंबर ऊपर नीचे मूव कर रहा है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का दिखेगा उसको कहते हैं पिस्टन। क्या कहते हो, पिस्टन। तो हाई प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर लगेगा जिससे कि क्या होगा, ये पिस्टन बहुत तेजी से ऊपर नीचे करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा एलिमेंट होता है, तो इसके कारण ये मोशन यहाँ पे ये जो पिस्टन है वो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इसको कहते हैं क्रैंक शाफ्ट, ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रहा है, मतलब रोटेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे टॉर्क मिल रहा है। यही टॉर्क इस पिछले वाले पहिया को पावर क्या कहते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और इसके कारण यहाँ पे कार क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉर्क के रूप में मिल रहा है, क्रैंक शाफ्ट के पास टॉर्क रूप में मिल रहा है, या बोल सकते हैं पावर डेवलप यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हीट के फॉर्म में था, यहाँ टॉर्क या पावर के रूप में, डेडी वर्क के रूप में। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि हीट से वर्क में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है। तो इस इंजन को क्या कहेंगे, हीट इंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, हीट इंजन कहेंगे। तो ये कोई ना कोई ब्रांच के अंदर इसका एनालिसिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बाबू, होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जो एनालिसिस जिस ब्रांच के अंदर करेंगे ना उसी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहेंगे बाबू, थर्मोडायनेमिक्स। मतलब क्या, हीट से वर्क में कन्वर्जन हो रहा है, या दूसरा हो सकता है वर्क से हीट में भी हो सकता है, वो हम आगे चलकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब यहां समझना कि एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो कि अच्छा एक काम करो, ये बार बार पिस्टन सिलेंडर आएगा, बार बार पिस्टन सिलेंडर आएगा। ये पिस्टन सिलेंडर को सबसे पहले क्या करो, चूंकि आप थर्ड सेमेस्टर में इंटर किए हो तो सबसे पहले पिस्टन सिलेंडर को क्या होता है इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो मान लो कि आप लोगों में से कोई सर्विसिंग करवाने गए होंगे, चाहे वो कार का सर्विसिंग कराने गए होंगे या बाइक का सर्विसिंग कराने गए होंगे। तो अगर इंजन अगर खुला होगा तो आप वहाँ पे इस तरीके का अरेंजमेंट देखते होंगे। मान लीजिए कार का सर्विसिंग कराएंगे तो 4 सिलेंडर गाड़ी अगर होगा तो आप इस तरीके, तो देखिए समझना बात को, ये जो दिख रहा ना ये इसका शेप क्या, ये वाला शेप क्या, सिलिंड्रिकल शेप है कि नहीं बाबू, शॉर्ट सिलिंड्रिकल शेप है कि नहीं, शेप है, शॉर्ट सिलिंड्रिकल शेप है कि नहीं, शेप है बाबू। एल्युमिनियम का बन सकता है या कास्ट आयरन का मेनली किसका होता है, कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या कास्ट आयरन का बना हुआ है ये, तो यहाँ पे समझना कि ये जो शॉर्ट सिलिंड्रिकल एक तरीके से मेटल का एक पीस है उसी को कहते हैं पिस्टन। क्या कहता है वो, पिस्टन। और ये पिस्टन का मूवमेंट ऊपर नीचे होते रहता है। अगर इंजन वर्टिकल पोजीशन में है तो पिस्टन ऊपर नीचे क्या करता है, स्लाइड करता है। तो ये जो शॉर्ट सिलिंड्रिकल जो पीसेज है तो किसके अंदर स्लाइड करता है, तो एक बाहर से एक और सिलिंड्रिकल शेप का एक हॉलो सिलिंड्रिकल शेप का ट्यूब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हो, तो इसके अंदर ये पिस्टन ऊपर नीचे क्या करता है बाबू, स्लाइड कर रहा, मूव कर रहा है। तो इसको कहते हैं सिलेंडर। इसको क्या कहते हैं बाबू, जिसके अंदर ये पिस्टन स्लाइड कर रहा है उसको क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। और इस एलिमेंट को क्या कहते हैं बाबू, पिस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टन कहते हैं। तो पिस्टन को अगर डिफाइन करना हो कि पिस्टन क्या, जैसे कि देखिए मेरे सामने पिस्टन है, मेरे सामने आप देख सकते हैं पिस्टन है। आप इस फिगर को देखिए, ये शॉर्ट सिलिंड्रिकल दिख रहा है, शॉर्ट सिलिंड्रिकल मेटल पीस दिख रहा है, तो सॉलिड ते भी देखिए सामने आपको पिस्टन सिलेंडर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शॉर्ट सिलेंडर का ऊपर सिलेंडर शेप का दिख रहा है बाबू। अब यही क्या कर रहा है, ऊपर नीचे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब देखना कि यहाँ पे अगर एनिमेशन में देखिए तो ये जो पिस्टन है ऊपर नीचे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बाबू। किसके अंदर, एक
बड़ा सा सिलिंड्रिकल होल के अंदर क्या कर रहा, मूव कर रहा है। तो जिसके अंदर मूव करता है उसको क्या कहते हैं बाबू, उसको सिलेंडर कहते हैं। और ये जो एलिमेंट जो मूव कर उसको क्या कहते हैं, जो शॉर्ट सिलिंड्रिकल है उसको क्या कहते हैं, पिस्टन कहते हैं। अब समझना बात को कि ये जो पिस्टन है कौन सा मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। लेकिन यहां पे देखो कि ये जो यहां पे शाफ्ट है ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो इस ट्रांसलेशनल मोशन से रोटेशनल मोशन में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये पिस्टन और यहाँ जो ये कहलाता है क्रैंक शाफ्ट कहलाता है यहाँ पे। तो दोनों के बीच में एक और एलिमेंट आपको दिख रहा होगा बाबू, ये वाला एलिमेंट दिख रहा है, इसको कहता है कनेक्टिंग रॉड। जैसे यहाँ एनिमेशन देखिए क्या कहलाता है, कनेक्टिंग रॉड। जैसे यहाँ पे देखिए ये कहलाता है कनेक्टिंग रॉड, ये क्या कहलाता है, पूरा कनेक्टिंग रॉड कहलाता है। तो कनेक्टिंग रॉड क्या कर रहा है, इस ट्रांसलेशनल मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करा। और यही जो यहाँ पे टॉर्क जो डेवलप हुआ, इसी टॉर्क को देखे कि चेन के थ्रू हम क्या करते हैं, पीछे वाले पहिया पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, जिससे कि टॉर्क डेवलप होता है। तो पिस्टन सिलेंडर क्या होता है, आप समझ में आ रहा है। तो सिंपली पिस्टन सिलेंडर का अब हम थर्मोडायनेमिक्स में केवल लाइन डायग्राम बनाएंगे। और आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में अगर कोई सिलिंड्रिकल हॉलो सिलिंड्रिकल शेप है तो उसको अगर लाइन डायग्राम बनाए होंगे तो सामने से कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा कि नहीं दिखेगा बाबू, दिखेगा, शेप दिखेगा। और इसके अंदर एक और सिलिंड्रिकल पीस है तो उसको, लेकिन शॉर्ट है बाहर वाले के मुकाबले। ये जो पिस्टन उसका सिलिंड्रिकल शेप तो है लेकिन वो क्या शॉर्ट है, तो उसको भी अगर आप लाइन डायग्राम से दिखाइएगा तो इस तरीके से ही दिखाइएगा। ये भी इसको ओपन जब करिएगा तो इस तरीके से दिखाइएगा। इसका मतलब क्या, ये वाला इस तरीके से दिखाइएगा बाबू। तो ये क्या कहलाएगा बाबू, ये पिस्टन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पिस्टन कहलाएगा। और ये बाहर वाला क्या कहलाएगा बाबू, सिलेंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिलेंडर कहलाएगा। और इस पिस्टन सिलेंडर के बीच में गैप है कि नहीं, गैप है बाबू। इस पिस्टन सिलेंडर के बीच में पूरा गैप है कि नहीं, गैप है। इसी गैप के बीच में जो फ्यूल आता है तो इसका क्या होता है, कंबशन होता है। मतलब इसी गैप के बीच में यहाँ पे क्या है, तरीके से बोल सकते हैं कि फ्यूल का कंबशन हो रहा है। फ्यूल का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। तो अभी तत्काल के लिए ये जो लाइन डायग्राम हम इस तरीके का बनाएंगे और बोलेंगे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो अब आप समझ जाइएगा कि पिस्टन सिलेंडर किसका सर बात कर रहे हैं। सामने आपको दिखा दिए कि पिस्टन है। अब समझना बात को, फिर से वही तो यही लिखा हुआ, ए पिस्टन इज ए सिलिंड्रिकल पीस ऑफ मेटल। पिस्टन किसको, अगर पिस्टन को डिफाइन करना हो तो भी क्या, वो सिलिंड्रिकल शेप का है जो कि शॉर्ट है, उसका लेंथ बहुत कम है। डेट मूव्स अप एंड डाउन, इसका मोशन क्या हो रहा है, ऊपर नीचे। जब इंजन वर्टिकल पोजीशन में, अगर ये इंजन अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा तो पिस्टन इनर आउटर की तरफ मूव करेगा। मतलब क्या कि इन आउट की तरफ मूव करेगा। इनसाइड द सिलेंडर ऑफ एन इंजन, या हम बोल सकते हैं कि बाद में पढ़ेंगे पंप, फ्लूइड मशीन में पंप पढ़े, रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़िएगा तो वहाँ भी पिस्टन होता है, तो उसमें बात कर सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब वही बोले कि यहाँ पे कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन यहाँ क्या चाहिए, रोटेशनल मोशन। तो दोनों के बीच में कन्वर्जन हो रहा है मोशन का, ट्रांसलेशनल से रोटेशनल हो रहा है। वो कौन कर रहा है, तो दोनों में जो कनेक्टिंग मेंबर होता है उसको कनेक्टिंग रॉड कहते हैं, तो उसके द्वारा हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट लिखा होती है, समझ में आ जाएगा। तो पिस्टन सिलेंडर क्या होता है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखना थोड़ा सा बेसिक और बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। एक और एग्जाम्पल से थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे मान लो कि सामने आपको एनिमेशन में दिख रहा है कि एक क्या बाबू सिलिंड्रिकल शेप का है, वहां पे एक पिस्टन दिख रहा है और उस पिस्टन के ऊपर कोई एक वेट क्या किए बाबू, रख दिए। डब्लू नाम का कोई एक वेट क्या कर दिए बाबू, रख दिए। बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं। और इस पिस्टन और सिलेंडर के बीच में गैप है, उसमें कोई गैसियस फ्लूइड क्या है बाबू, स्टोर है। हम क्या किए कि यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब बाहर से क्या दिए बाबू, बाहर से हम क्या दिए, हीट सप्लाई, क्यू अमाउंट का हीट दिए, जिससे कि क्या हुआ कि ये गैसियस मॉलिक्यूल उस हीट को एब्जॉर्ब किया।
जैसे जैसे एब्जॉर्ब किया तो मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल रहा है, उस गैसियस मॉलिक्यूल को क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। अगर आपको एनर्जी कहीं बाहर से मिले पैसे के रूप में तो क्या आप खुशी के मारे ऐसे उछलने लगिएगा? उसी तरीके से ये भी गैसियस मॉलिक्यूल जो सिलेंडर के अंदर है, इसको बाहर से हीट के फॉर्म में एनर्जी मिला, हीट के फॉर्म में एनर्जी मिला, ये उछलने लगा, ये उछलने लगा। और इसके इस गैसियस फ्लूइड के माथे के ऊपर एक बटखारा रखा हुआ था। तो ये गैसियस मॉलिक्यूल जैसे जैसे इसको एनर्जी मिलते गया मिलते गया मिलते गया, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में मिलते गया, वैसे वैसे गैसियस मॉलिक्यूल जंप करते, वाइब्रेट करते रहा, वाइब्रेशन होते रहे, वाइब्रेशन होते रहे, वाइब्रेशन होते रहे। इससे कि सब लोग वाइब्रेट करने लगा, सब लोग वाइब्रेट, यहाँ पे कॉलिजन, हर गैस मॉलिक्यूल के पास कॉलिजन क्या होगा बाबू, बढ़ गया, कॉलिजन बढ़ गया, जिससे क्या कि नेट फोर्स जनरेट हुआ। और वो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर कहते हैं, जिससे प्रेशर अंदर का क्या हो रहा, बढ़ रहा है। और हीट के फॉर्म एनर्जी दे रहे हैं तो अंदर का टेम्परेचर भी क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है कि जब बाहर से हीट सप्लाई किए तो VRMS इसका बढ़ेगा। और VRMS बराबर क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू क्या आता है, रूट अंडर 3RT/m, 3RT/m। तो जैसे जैसे बाहर से हम हीट सप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू हो गया, मतलब इसका VRMS बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर भी बढ़ा और प्रेशर भी बढ़ा। प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सिलेंडर तो फिक्स होता है ना बाबू, सिलेंडर क्या है, सिलेंडर क्या है, फिक्स होता है। तो अंदर में जो पिस्टन है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक तरीके से बोल सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक तरीके से फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक तरीके से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिससे कि पिस्टन देख रहे हैं कि कहाँ राइज कर रहा है, ऊपर राइज कर रहा है। और उसके ऊपर एक वेट रखा हुआ है, ये वेट भी क्या कर रहा है, ऊपर राइज कर रहा है। एक तरीके से इस वेट का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा बाबू, इस वेट का मूवमेंट हो रहा है। और अगर मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब एक तरीके से वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो यहां भी क्या देख रहे हैं, हीट से वर्क में कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल को भी समझ रहे हैं तो यहां भी किसका एनालिसिस कर रहे हैं, हीट और वर्क का कर रहे हैं। यहां एक एग्जाम्पल देखें, यहां भी किसका बात हो रहा है, हीट और वर्क का ही बात हो रहा है। तो ये सबका अध्ययन, एनालिसिस, स्टडी जो आप कर रहे हैं, इसका एक कंप्लीट एक ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं, इसका एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं बाबू, थर्मोडायनेमिक्स। एक और एग्जांपल समझो, एक और एग्जांपल समझिए मेरे साथ। एक बैटरी है, एक बैटरी है। अगर ये बैटरी है तो इसमें केमिकल एनर्जी के रूप में एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। दो वायर के माध्यम से हम एक इलेक्ट्रिकल मोटर है इसको क्या किया, स्टार्ट किए। इस इलेक्ट्रिकल मोटर के जो शाफ्ट के एंड पे एक पंखा लगा दिए, फैन लगा दिए। तो यहाँ जब सप्लाई करेंगे पावर, इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो मोटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बाबू। मैकेनिकल एनर्जी में क्या करेगा मेरे प्यारे चमन, कन्वर्ट करेगा। उससे इसका जो शाफ्ट है वो घूमेगा। तो फैन लगा हुआ, पंखा का ब्लेड लगा हुआ एंड पे शाफ्ट का, वो भी घूमेगा। और एक कंटेनर है पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिए हैं, और उस कंटेनर में कोई एक फ्लूइड भरा हुआ, कोई एक फ्लूइड भरा हुआ। तो जब ये पंखी घूमेगा तो अंदर में जो फ्लूइड है इस पंखी से टकराएगा, तो इसके कारण अंदर में क्या होगा, इस गैसियस मॉलिक्यूल का कोई फ्लूइड है उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। तो एक तरीके से यहाँ भी क्या हो रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल वर्क, एक तरीके से वर्क है बाबू, एक तरीके से क्या वर्क है। और इसके कारण कंटेनर में जो फ्लूइड है उसका भी एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब हीट का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, हीट का बात हो रहा है। तो यहाँ भी अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हीट और वर्क का बात कर रहे हैं। तो ये सब जितना भी आप सामने देख रहे हैं, हम तीन एग्जाम्पल बताएं, इस तीनों एग्जाम्पल में किसका बात हो रहा है, हीट और वर्क का बात हो रहा है। तो कहीं भी हीट और वर्क का बात हो रहा है, एक तरीके से उसको नाम क्या देंगे, थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहला जो थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है ना,
सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किए दुनिया के सामने एक महान आत्मा थे। और पहले के लोग जो थे ना बाबू, पैसे के लिए नहीं मरते थे। पहले के लोग एक तरीके से नाम के लिए मरते थे कि मेरा नाम हो। और सही बात है, अगर कोई इतना बड़ा काम किया तो उनका तो एक तरीके से हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग को श्रद्धांजलि देना चाहिए। तो एक तरीके से उनके नाम को याद करके श्रद्धांजलि देते हैं। तो जो सबसे पहले दुनिया के सामने जो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड जो दिखाएं, प्रेजेंट किए, उस महान आत्मा का नाम था विलियम थॉमसन। विलियम थॉमसन, जिनको बाद में इनको लॉर्ड केल्विन नाम दिए। लॉर्ड, लॉर्ड के जो भगवान। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप एक कंप्लीट इंजीनियर बन जाइएगा, मैकेनिकल इंजीनियर, तब आपको समझ में आएगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। जैसे बोले स्टार्टिंग में ही कि हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, दिल। अगर दिल काम करना बंद कर जाए मतलब तुम भी उसी दिन से उस दुनिया में तुम जी नहीं सकता। उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक मैकेनिकल का एक हार्ट है बाबू। तो इतना बड़ा अगर नाम दिए तो नामकरण के, तो इसलिए इनको लॉर्ड केल्विन। केल्विन क्या है, टेम्परेचर का यूनिट है, तो उसी के नाम पे दिया गया। तो सबसे पहले याद रखना है, द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स यूज्ड फर्स्ट बाय विलियम थॉमसन, जिनको बाद में सब लॉर्ड केल्विन। यही कहते हैं कि ग्रीक ऑरिजिन है इस थर्मोडायनेमिक्स का। ऑरिजिन कहां से हो रहा है, ग्रीक वर्ड से हुआ, जिसमें कि दो वर्ड, एक थर्मी का मतलब क्या होता है, हीट, और डायनेमिक्स का मतलब क्या है बाबू, पावर। डायनेमिक्स का मतलब क्या हो, पावर। तो अब है कि सर ठीक है, शॉर्ट में तो समझ में आ गया सर, थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनीशन लिखने के लिए आएगा सर, तो कैसे लिखेंगे? सेमेस्टर का परीक्षा भी तो देना है ना। तो सेमेस्टर का परीक्षा देना है तो वहां पे क्या, थर्मोडायनेमिक्स लिखने के लिए 2 नंबर में आ गया, और आना भी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, तो सुनिए बात को। सबसे पहले क्या लिखा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए डिफिनीशन। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ एनर्जी इंट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को तुम भूल जाओ, क्या होता है अभी समझाते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखिए सामने एक हम बैटरी वाला बात किए थे अभी। एक बात बताओ कि जब मोटर ऑन नहीं था, इलेक्ट्रिक मोटर, तो उससे पहले कंटेनर, इस कंटेनर में जो फ्लूइड रखा हुआ था उसका टेम्परेचर कुछ होगा, इनिशियल टेम्परेचर। सपोज कि 20 डिग्री सी इसका इनिशियल टेम्परेचर है, तो आप इसको अंगुली से अगर छुइएगा तो आपको बहुत ज्यादा गर्म नहीं लग रहा था। अब क्या हुआ बाबू, आप इस बैटरी के माध्यम से मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रिक करंट इस मोटर को दिए। ये मोटर क्या किया, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, जिससे कि शाफ्ट रोटेट कर रहा, और लास्ट में पंखा फैन लगा तो फैन भी रोटेट कर रहा। और इस कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड उस फैन से टकराने के बार बार कोलिजन होने से क्या, उसका VRMS बढ़ रहा है, बोल सकते उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या बढ़ रहा है। बोल सकते हैं कि अंदर में हीट जो है वो क्या हो गया, प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिससे कि अब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़कर सपोज कि 80 डिग्री सी हो गया, 80 डिग्री सी हो गया, या 80 तो बहुत होता है, हटाओ उतना, 80 में तुम्हारा हाथ गल जाएगा। 80 ना बोल के एक काम करो, 40 डिग्री सी हो गया, 40 डिग्री सी हो गया। अब आप इसको छुइएगा अंगुली से तो क्या चेंजेस आपको दिखेगा माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे चमन, क्या चेंज दिखेगा? कि अब बोलिए कि सर ये तो गर्म लग रहा है। अब सर तो चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या गर्म लग रहा है, किसका टेम्परेचर बढ़ा? सर इस कंटेनर में जो फ्लूइड रखा हुआ है, जो गैस रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर बढ़ा सर। तो आपका एनालिसिस, आपका फोकस केवल इस कंटेनर में जो गैस है उसी पे है ना बाबू, उसी पे आपका ध्यान है। तो होता क्या, थर्मोडायनेमिक्स में
जब भी अध्ययन करते हैं तो किसी फिक्स मास का अध्ययन करते हैं एक बार में एट ए टाइम, या फिक्स वॉल्यूम का बात करते हैं, या फिक्स्ड स्पेस का बात करते हैं। पूरे दुनिया का हम लोग नहीं सोचते। बताओ कि सेम टाइम में एटमॉस्फेयर में भी तो एयर मौजूद है कि नहीं मौजूद है? तो क्या हम अध्ययन एटमॉस्फेयर का, एयर का टेम्परेचर मेजर कर रहे थे? नहीं, हम तो केवल इसका अध्ययन कर रहे हैं भाऊ, अध्ययन कर रहे हैं। तो जिस केवल इतना ही फिक्स मास का अध्ययन कर रहे हैं, तो एट ए टाइम थर्मोडायनेमिक्स में किसी चीज को अगर फिक्स मास या फिक्स वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए नाम देते हैं सिस्टम। क्या नाम देते हैं भाऊ? सिस्टम। जैसे एक कप ऑफ टी, ठंडा का मौसम है, आपको चाय पीने का मन कर रहा है, एक गरम गरम चाय आपको एक कप के प्याली में मिला, आप पेपर पढ़ते 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 भूल गए कि चाय भी मेरे सामने रखा हुआ है। हुआ क्या? पूरा टी के पास जो हीट एनर्जी था वो एटमॉस्फेयर में क्या हो गया? चला गया, जिससे कि आपका चाय क्या हो गया? वो ठंडा हो गया। तो आप क्या सोचते हैं? अरे यार, ये चाय कम वक्त कैसे ठंडा हो गया? क्या आप एटमॉस्फेयर का बात करने लगते हैं? नहीं, केवल आपका फोकस कहाँ है? केवल एक कप ऑफ टी पे कि नहीं है। तो मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी एनालिसिस अध्ययन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो फिक्स मार्क्स पे अध्ययन करते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम पे अध्ययन करते हैं, फिक्स्ड स्पेस का बात करते हैं, तो उसको कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। और सिस्टम के अलावा और सब कुछ तो है, उसको कहते हैं सराउंडिंग। और जो सिस्टम से सराउंडिंग को अलग करता है उसको बाउंड्री कहा जाता है। वो हम बताएंगे, आगे चलकर पढ़ेंगे अगले क्लास में थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, कितने तरीके का थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, ये सबका हम बात करेंगे। अभी इतना बेसिक बात समझ में आ रहा है। तो अब यहां भी देखो बाबू कि एनर्जी का आदान प्रदान हुआ है कि नहीं हुआ। बाहर से हम किस फॉर्म एनर्जी दिए? मैकेनिकल के रूप में, वर्क के रूप में दिए, और अंदर में हीट के फॉर्म में एनर्जी जनरेट हुआ कि नहीं जनरेट हुआ? तो एनर्जी का आदान प्रदान हुआ कि नहीं, जिससे कि ये एनर्जी का जो आदान प्रदान हुआ, इससे यहाँ का इस सिस्टम का, इस जगह का प्रॉपर्टीज में चेंजेज आया है कि नहीं है? जैसे टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा भाऊ? देखते हैं चेंजेज है भाऊ, चेंजेज है। तो ये अध्ययन जो किए हैं इसी कहते हैं क्या, कि बोल सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ एनर्जी इंट्रैक्शन। यहाँ पे वर्क का भी बात कर रहे हैं, हीट का भी बात कर रहे हैं। तो वर्क और हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी क्या वर्क के रूप में दिए, हीट के फॉर्म में क्या हुआ? जनरेट हुआ। कभी कभी हीट के रूप में दिए, वर्क के फॉर्म में क्या हुआ? जनरेट हुआ। इसका मतलब क्या हो तो रहा, एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है। और ये होने से क्या हो रहा है कि वहां का प्रभाव क्या पड़ रहा है कि उस सिस्टम का प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब डेंसिटी, ये सब में चेंजेस आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। तो मतलब क्या है, एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग का भी बात करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बात एनर्जी इंट्रैक्शन का हो रहा है। मतलब एनर्जी इंट्रैक्शन का मतलब क्या? एनर्जी का एक्सचेंज दो जगह के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज, मतलब एनर्जी का मूवमेंट का बात करना है। दो जगह में जहां पे आपको अध्ययन करना, जिस जगह को आप ध्यान में रख रहे हैं उसको सिस्टम बोलिए, तो बाकी दूसरा जो जगह होगा वो क्या होगा? सराउंडिंग होगा। जैसे और समझो, मान लो कि अभी हम आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, तभी हम लोगों का ध्यान क्या, मेरा क्या फोकस है कि इस बार जो मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ जाए। तो मेरा अभी फोकस केवल आप पे है बाबू। लेकिन आपके अलावा भी तो मेरे प्यारे छात्र हैं जो अभी 5th सेमेस्टर में चले गए। तो क्या मेरा ध्यान अभी क्या उन पे है? मेरा क्या स्टडी क्या उन पे है? नहीं है। तो मतलब क्या, तो मेरे लिए तो दोनों छात्र ही हैं, प्यारे छात्र ही हैं, लेकिन अभी मेरा ध्यान आप पे है। तो हम आपको सिस्टम बोल दिए और उनको क्या बोल दिए? वो सराउंडिंग बोल दिए। कभी जब आप 2nd सेमेस्टर में थे या 1st सेमेस्टर में थे, और वो जब 3rd सेमेस्टर में थे, आपके जो सीनियर जब 5th सेमेस्टर में गए, तो उनको जब बीएमई पढ़ाए तो थर्मोडायनेमिक्स का जब बात किए, थर्मोडायनेमिक्स का जब समझा रहे थे, तो उस दौरान
फोकस केवल मेरा था आपके सीनियर को समझ में जाए, क्या मेरा फोकस आप पे था क्या नहीं था, तो उस समय आप सराउंडिंग, और वो क्या कहलाएंगे बाबू, सिस्टम कहलाए, वो सिस्टम कहलाए। इसका मतलब क्या कि एनर्जी का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह कितने तरीके से हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह या सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम कितने तरीके से हो सकता है, तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में केवल 3 ही तरीका है जिससे कि एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है। हम आपको दे दिए, आप हमको दे दीजिए, तो 3 तरीका क्या है, मतलब क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले क्या कि एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन थर्मोडायनेमिक्स में 3 ही मेथड है। 3 वेज, कितना तरीका बाबू, 3 वेज फॉर एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन कराने का 3 ही तरीका है। एक कहलाता है क्या, एक कहलाता है समझना बात को, एक कहलाता है क्या बाबू, पहला कहलाएगा मास इंटरेक्शन। फर्स्ट क्या कहलाएगा बाबू, मास इंटरेक्शन। क्या कहलाएगा, समझना एकदम ध्यान से, क्या कहलाएगा, मास इंटरेक्शन, मास इंटरेक्शन। दूसरा क्या कहलाएगा बाबू, सेकंड क्या कहलाएगा, हीट इंटरेक्शन, हीट इंटरेक्शन। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कहलाएगा एक तरीके से वर्क इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन। वर्क इंटरेक्शन मतलब क्या, एनर्जी का इंटरेक्शन, एनर्जी का इंटरेक्शन, एनर्जी का आदान प्रदान एक जगह से दूसरे जगह के बीच में 3 ही तरीका से कर सकते हैं बाबू। पहला क्या कहलाएगा, मास इंटरेक्शन, दूसरा क्या कहलाएगा, हीट इंटरेक्शन, और तीसरा क्या कहलाएगा, वर्क इंटरेक्शन। कैसे, इसको समझते हैं। पहला केस एकदम समझना मेरे प्यारे चमन, यहां समझो। 3 गिलास है, तीनों में पानी ही स्टोर है। पहला जो ग्लास है उसमें जो वाटर है 40 डिग्री सी पे है, और जो ग्लास बी है उसमें जो वाटर है वो 60 डिग्री सी है। दोनों में से पानी, मतलब ग्लास ए और ग्लास बी में से पानी निकाल कर एक तीसरा गिलास सी में डायरेक्ट दोनों को मिक्सिंग कर दे रहे हैं। डायरेक्ट मिक्सिंग कर रहे, इसका मतलब क्या, मास का इंटरेक्शन हो रहा। मास का इंटरेक्शन, कुछ पानी ग्लास ए से लिए, कुछ पानी ग्लास बी से लिए और ग्लास सी में डाल दिए, तो डायरेक्टली मास का क्या इंटरेक्शन हो रहा है। क्या होगा, यही होगा कि एक ग्लास में, ग्लास नंबर ए में जो पानी था जो 40 डिग्री सी पे था, उसका टेम्परेचर क्या करेगा, थोड़ा राइज करेगा। और जो ग्लास बी में जब पानी जो 60 डिग्री पे था उसका टेम्परेचर क्या करेगा, फॉल करेगा। और एक कब तक ये दोनों के बीच में, ए और बी के कब तक हीट एक्सचेंज करेगा, हीट एनर्जी, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा, एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है। ये लेकिन किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में सर, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ये कब तक होगा, जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए, मतलब फाइनल दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। तो उसके बाद जब एक बार टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा तो ग्लास सी का रीडिंग टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो आएगा। जब एक बार दोनों का थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो एनर्जी एक्सचेंज होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बताओ कि यहाँ पे एक सिस्टम अलग है, ये सराउंडिंग बोल सकते हैं। अगर बी को सिस्टम बोले तो ए को सराउंडिंग बोलिएगा। तो दो के बीच में एनर्जी का आदान प्रदान हुआ है कि नहीं हुआ, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो ये भी सॉरी किसके फॉर्म में, मास के फॉर्म। मास डायरेक्टली मास मिक्स कर रहे हैं, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, मास का मिक्सिंग कर रहे हैं। तो मास के फॉर्म में डेडी मास इंट्रैक्शन, मास इंट्रैक्शन बोले। दूसरा तरीका, मान लो कि बॉयलर पढ़िएगा तो यहाँ पे कौन सा इंट्रैक्शन हो रहा है, मास इंट्रैक्शन। कौन सा इंट्रैक्शन, मास इंट्रैक्शन, मास इंट्रैक्शन। किसका बात हो रहा है बाबू, मास इंट्रैक्शन का बात हो रहा है। चलिए दूसरा एग्जांपल, बॉयलर पढ़िएगा। बॉयलर में क्या होता है,
वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए एक क्लोज प्रेशर वेसल होता है बड़ा सा, उसको बॉयलर कहते हैं कंस्ट्रक्शन में। अब देखो होता क्या, बॉयलर में कोई कोयला, सपोज ये कोयला है, कोयला को हम कह के जलाएं तो हॉट गैसेस प्रोड्यूस होगा, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा। इस हॉट गैस से जो प्रोड्यूस हुआ इसको हम क्या किए, बहुत सारे स्मॉल डायमीटर का हॉलो ट्यूब ऐसे हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ, इस हॉलो ट्यूब से हम इस हॉट गैसेस को पास करवा रहे हैं, और इस हॉलो ट्यूब के बाहर कोई पानी रखा हुआ है, पानी स्टोर है। हॉलो ट्यूब के बाहर क्या पानी क्या वो स्टोर है। होगा क्या कि हॉट गैसेस के पास हीट एनर्जी है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पानी का टेम्परेचर क्या हो कम है, तो पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से क्या एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, किसके किसके बीच में, हॉट गैसेज और वाटर के बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, आदान प्रदान। तो इससे क्या वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, हॉट गैसेज जो प्रोड्यूस हुआ उसका टेम्परेचर घटेगा, तो यहाँ भी एनर्जी का। अब आपको मतलब किससे था कि पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए, मतलब जिससे मतलब है वो आपके लिए सिस्टम है, तो मतलब वाटर आपके लिए सिस्टम है, तो हॉट गैसेज आपके लिए क्या वो सराउंडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। लेकिन इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसके, ड्यू टू हीट इंट्रैक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट मिक्सिंग हो रहा है क्या, नहीं डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा इंट्रैक्शन, हीट इंट्रैक्शन। कौन सा इंट्रैक्शन बाबू, हीट इंट्रैक्शन। कौन सा इंट्रैक्शन, हीट इंट्रैक्शन। तीसरा, एक बैटरी है, वही बात जो अभी बोले, मोटर इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किया मोटर, पुल्ली लगा हुआ, इस पुल्ली के ऊपर थ्रेड वायर लगाओ, नीचे एक वेट लटका हुआ है, तो ये पुल्ली घूमेगा, जब मोटर रन करेगा रोटेट करेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो पुल्ली क्या कर रोटेट करेगा, तो जो वायर है इस पुल्ली के ऊपर क्या होगा, लपटाएगा इसका, जैसे से वायर इस पुल्ली को लपटाएगा तो इस वायर का लेंथ कम होगा, तो वेट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। एक तरीके से क्या रेज हो रहा है वेट का, थर्मोडायनेमिक्स अगर कोई वेट अगर रेज हो रहा है सिस्टम के बाहर, तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो यहाँ भी वर्क के फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या, अगर सिस्टम, अगर आप मोटर को सिस्टम माने, इतना पार्ट सिस्टम माने, तो बाहर क्या वो वेट राइज हो रहा है, सराउंडिंग में रेज हो रहा है वेट, तो यहाँ भी एनर्जी क्रॉस किया कि नहीं किया, सिस्टम से सराउंडिंग में गया, सिस्टम से सराउंडिंग में, तो एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन किसके फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में। तो इसको कौन सा इंट्रैक्शन बाबू, इसको कौन सा इंट्रैक्शन, इसको बोलेंगे वर्क इंट्रैक्शन। कौन सा इंट्रैक्शन, वर्क इंट्रैक्शन। क्या बोलेंगे बाबू, वर्क इंट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, वर्क इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 एग्जाम्पल के थ्रू हम ये बताएं कि सिस्टम सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, एनर्जी का इंट्रैक्शन 3 तरीके से हो सकता है, मास इंट्रैक्शन, हीट इंट्रैक्शन, वर्क इंट्रैक्शन। खूबसूरती बात ये है ना माय डियर स्टूडेंट्स कि मैकेनिकल वालों के लिए या ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स के लिए केवल हीट इंट्रैक्शन और मास इंट्रैक्शन ही पढ़ना होता है, सॉरी हीट इंट्रैक्शन और वर्क इंट्रैक्शन ही पढ़ना होता है। मास इंट्रैक्शन मैकेनिकल वालों को नहीं पढ़ना होता है, जो केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं ना उनको तीनों पढ़ना होता है। तो आगे चलकर जब पढ़ाएंगे तो आप हीट इंट्रैक्शन और वर्क इंट्रैक्शन का बात करेंगे, तब इतना तो समझ में आ जाएगा कि हीट इंट्रैक्शन, वर्क इंट्रैक्शन एक माध्यम है, एक मेथड है एनर्जी इंट्रैक्शन का। तो इसके अंदर बहुत सारा बात हम आगे चल के करेंगे। तो ये पहला डिफिनेशन लिखा जाएगा। चलिए दूसरा क्या लिखा, thermodynamics is the branch of science which deals with the relation among heat का बात कर रहे हैं, work and properties of system which are in equilibrium। जैसे कि ये भी हम देख रहे थे क्या कि एक पिस्टन सिलेंडर है, एक पिस्टन सिलेंडर एलिमेंट का बात है जिसके अंदर कोई गैस है, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट के फॉर्म में एनर्जी दिए, तो वेट क्या हो रहा है, वो रेज हो रहा था, अभी थोड़ा देर पहले समझे, तो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हीट और वर्क के बीच में क्या रिलेशन है, साथ साथ यहाँ का अंदर का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये वेट पहले नीचे था, अभी वेट कहाँ चले गया, ऊपर चल गया, तो मतलब कि मेरे लिए सिस्टम तो यही मान सकते हैं, जो गैस इस कंटेनर के अंदर जो स्टोरेज को सिस्टम मान रहे हैं, तो मतलब क्या कि रिलेशनशिप किसके बीच में, हीट के बीच में, वर्क के बीच में, और अंदर में क्या प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा है, जो कि इक्विलिब्रियम का हमेशा इक्विलिब्रियम क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। तो बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the
relation among heat, work and properties of system which are in equilibrium, जैसे पहले इनिशियल वॉल्यूम केवल इतना ही था, हीट सप्लाई किए तो वेट ऊपर गया, तब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो एक तरीके से इसका प्रॉपर्टीज क्या हो गया बाबू, चेंज कर गया। प्रॉपर्टीज क्या हो गया, विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर गया, चेंज कर गया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर गया, चेंज कर गया। तो ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स इज ए साइंस डीलिंग विथ एनर्जी, किसका बात करते हैं, एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। अभी बोले ना हीट इंजन का जो बात कहते हैं कि हीट से वर्क में या वर्क से हीट में, मतलब क्या, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, हीट इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा, मतलब वर्क इनटू हीट। अब बताओ कि जैसे कि इस इंजन का ही बात करें बाबू, ये जो इंजन का बात कर रहे हैं, ये इंजन का बात कर रहे हैं, तो जितना हीट प्रोड्यूस हुआ है, सपोज कि 100 किलो जूल हीट प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल, तो क्या जरूरी है बाबू कि कंप्लीट हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा कि नहीं होगा बाबू, लॉस होगा। तो कितना लॉस होगा, मतलब इंजन कितना इफिशिएंट है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा ये इंजन, उतने ज़्यादा इफिशिएंट होगा बाबू, इफिशिएंट होगा। तो मतलब क्या कि कोई ना कोई इसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत होगा कि हाँ भाई कितना कन्वर्ट करेगा। अगर कोई हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हुआ है तो क्यों लॉस हो रहा, कोई ना कोई तो सिद्धांत होगा, कोई ना कोई तो प्रिंसिपल होगा, जिस प्रिंसिपल के तहत ये हीट से वर्क में या वर्क से हीट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कोई ना कोई तो क्या प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है ऐसा, तो कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा। तो जो भी प्रिंसिपल होगा वो सभी प्रिंसिपल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि यही भी लिखा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ एनर्जी के बारे में बात करते हैं और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब हीट से वर्क में या वर्क से हीट में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का, तो उससे रिलेटेड जो भी सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल है, जो कि इसको गवर्न कर रहा है, इसको फॉलो करवा रहा है, उसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एंड प्रिंसिपल गवर्निंग द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, प्रिंसिपल गवर्निंग द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रिंसिपल का बात करेंगे, मेनली हम लोग 3 का बात करते हैं। एक बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ टीडी, मतलब क्या हो, थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और तीसरा जो बात करेंगे बाबू, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसका बात करेंगे बाबू, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मो, मेनली 3 का बात करेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो इससे जो कंक्लूजन निकलेगा हम लोग का, वो इक्विलिब्रियम के बारे में निकलेगा, मतलब टेम्परेचर का बात करें, मतलब किसका, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का बात करेंगे। किसका बात करें, इक्विलिब्रियम का बात करें। क्या होता है अभी समझेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो एनर्जी के बारे में बात होगा, जैसे हीट और वर्क का बात किए, हीट और वर्क की जो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट और वर्क का बात हो रहा है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो कंप्लीट जो आपका मिलेगा ओवरऑल आइडिया, वो किसके बारे में, इंट्रोपी के बारे में बात। इंट्रोपी क्या होता है, बहुत बड़ा अपने आप में आने वाले टाइम में समझेंगे। तो कहने का मतलब कि हमको मालूम है कि थर्मोडायनेमिक्स में ओवरऑल पढ़ने के बाद इस 3 लॉ के बारे में ही पढ़ना होता है, इस 3 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना होता है। और इस 3 प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद हमको जो मिलता है आखिरी का रिजल्ट, वो इक्विलिब्रियम, एनर्जी और इंट्रोपी मिलता है। ये क्या होता है, इसीलिए अगला जो डिफिनेशन है वो बोला जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द थर्मोडायनेमिक्स is the study of
स्टडी ऑफ ट्रिपल ई, स्टडी ऑफ ट्रिपल ई या स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, एनर्जी एंड इंट्रोपी, इक्विलिब्रियम, एनर्जी एंड इंट्रोपी, एंड इंट्रोपी, ये तीन के बारे में ही हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखिए कि इक्विलिब्रियम में कैपिटल ई, एनर्जी में कैपिटल ई और इंट्रोपी में कैपिटल ई, इसलिए लास्ट में ट्रिपल ई का बात करते हैं। किसका बात, ट्रिपल ई। ये जो दिख रहा है ना सामने बाबू कि जीरोथ लॉ पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम के बारे में, एक वर्ड में इक्विलिब्रियम के बारे में। फर्स्ट लॉ को पढ़ने से क्या मिलेगा, एनर्जी का बात होगा। ये होता क्या डिटेल में आगे बात करेंगे, अभी इतना समझो। सेकेंड लॉ पढ़ने से क्या मिलेगा, इंट्रोपी के बारे में बतलाता है। ये एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी आया कि थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ तीन ही, कौन कौन, इक्विलिब्रियम, एनर्जी एंड इंट्रोपी। तो चौथा डिफिनीशन आपका थर्मोडायनेमिक्स का कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये एसएससी जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर ख्वाब देख रहे हैं तो जो सामने दिखा है उसको तुम याद कर, बाकी इसके बारे में अभी तुरंत भर में आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे खुलेगा ना वैसे वैसे चैप्टर वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। बस में आ रहा। तो फाइनली हम बोल सकते हैं क्या फाइनली यही बोल सकते हैं कि आपका थर्मोडायनेमिक्स में 4 डिफिनेशन लिखने के लिए आएगा। पहला क्या लिखना बाबू, ये इंट्रोडक्शन जैसे लिखा कि थर्मो प्लस डायनेमिक्स, थर्मी मतलब हीट, पावर मतलब वर्क पर यूनिट टाइम, हीट से वर्क में हीट इंजन, फिर वर्क से हीट में हीट पंप या रेफ्रिजरेटर कहते हैं। क्या होता है आगे समझेंगे। उसके बाद द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स किसके द्वारा पहला बार यूज किया था, लॉर्ड केल्विन के द्वारा, जिनका मतलब ये था। दूसरा क्या लिखा जाएगा, ये वाला मत लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए लिखवाए थे। दूसरा क्या लिखना है नोट्स में, ये डिफिनीशन केवल लिखना है और नीचे समझने के लिए आप ये डायग्राम नहीं बनाना, मतलब समझना है कि 3 वेज में एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है, मास इंटरेक्शन, हीट इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन। हमें पढ़ना क्या है, हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन। मास इंटरेक्शन लोग पढ़ते नहीं। दूसरा डिफिनीशन केवल डिफिनीशन लिख देना, बाकी कुछ नहीं करना। समझना ही है तो आप ये डायग्राम बना सकते या ये डायग्राम बना के आप समझ सकते हैं। तीसरा डिफिनीशन बाबू ये लिखना और इसमें जितना भी सामने दिख रहा है ना वो सब लिख लेना। जैसे एक और होता लॉ, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का भी बात करते हैं। किसका बात करते हैं बाबू, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का भी बात करते हैं। आएगा आगे पढ़ाएंगे तो हम बाद में बात करेंगे। तभी इतना समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में। तो ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं है। अरे 30% 40% समझ में आया ना जी, और आगे समझ में आएगा। तो मतलब क्या कि उसके बाद एप्लीकेशन कहाँ का है थर्मोडायनेमिक्स का, तो हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन कहाँ का है, पावर जनरेशन, चाहे थर्मल पावर प्लांट का बात करें या न्यूक्लियर पावर प्लांट का बात करें, ये हर जगह ये थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन, मतलब यहाँ भी हीट और वर्क का बात करते हैं। ऑटोमोबाइल का बात करें, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो या एलपीजी सीएनजी से चलो गाड़ी उड़ी, जितना भी ऑटोमोबाइल, तो यहाँ भी हीट और वर्क का बात करते हैं। जहाँ जहाँ हीट और वर्क का बात करेंगे ना वहाँ वहाँ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन होगा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे स्टीम जनरेट करो, वाप जहाँ पे बनता हो, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, घर में जो फ्रिज है, एसी है, ये सब जगह हीट और वर्क का बात हो रहा है बाबू। फ्रिज में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क रूप में एनर्जी देते हैं, आउटपुट में हीट क्या होता है, आउट हो रहा है बाबू। इसका मतलब कि यहाँ भी हीट और वर्क का बात कर रहे हैं। तो ये सब जगह थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है। गैस कंप्रेसर, जो एयर फिलिंग करवाने जाते हैं ट्यूब में, एयर फिलिंग स्टेशन, तो यहाँ पे देखते हैं मशीन एयर कंप्रेसर होता है। यहाँ भी क्या हो रहा है, हीट और वर्क का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में वर्क देते हैं और इससे क्या होता है हीट में कन्वर्ट, मतलब इसके कारण क्या होता है गैस जो एयर है वो कंप्रेस होता है, उसका प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है बढ़ता है, मतलब हीट का बात हो रहा है। तो यहाँ भी हीट और वर्क का बात हो रहा है, तो यहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स का क्या हुआ एप्लीकेशन है। तो थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन बहुत जगह है बाबू, ऑलमोस्ट हर फील्ड में थर्मोडायनेमिक्स का क्या एप्लीकेशन है। इसलिए सबसे पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आ रहा है बाबू। बाकी अगले क्लास में हम लोग जो अभी बोले ना कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स क्या है, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाबू टेक केयर, जय मैकेनिकल। तो आपको करना क्या है आज कि नोट्स कॉपी, तो कॉपी नोट्स खरीद लिए होंगे,
तो आज थर्मोडायनेमिक्स हेडिंग डालना है और जो चारों जो डिफिनेशन बताएं, जितना बताएं उसको कॉपी में लिख लेना है। ये एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लेना और अगले क्लास से अब हम लोग आगे का पढ़ाई करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।